विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मानव के उद्दीप विकास एवं उसके विभिन्न चरणों के अंतर्गत मानव शास्त्रियों द्वारा विभाजित किए गए कालों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमें 3 महत्वपूर्ण काल मिलते हैं। अगर हम पाषाण काल की बात करें, क्योंकि 2 बड़े काल हैं, एक पाषाण काल और दूसरा धातु युग। पाषाण युग और धातु युग। और पाषाण काल को इसमें मेन जो मुख्य है वो पत्थर है, मानव की उपयोग की वस्तु, चाहे वो हथियार के रूप में हो, चाहे वो औजार के रूप में हो या उसके विभिन्न उपकरण हो। और रहता भी वो पहले पेड़ों पर रहता था और बाद में उसने गुफाओं या कंदराओं में अपना जीवन यापन प्रारंभ किया। तो उसमें पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। विभिन्न जो हमें सामग्रियाँ मिली, पुरातात्विक स्रोत मिले, उस आधार पर ये लगा कि पुरा पाषाण काल भी हमें विभिन्न चरणों में देखने को मिलता है और उसे भी नाम दिया पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। यह जो काल जो था पुरा पाषाण काल, ये लगभग पूरे विश्व में 4 लाख वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व, मतलब ईसा पूर्व की बातें हो रही है, तक माना जाता है। भारत में यह जो संस्कृति जो थी, सभ्यता जो थी, यह पश्चिम में सौराष्ट्र और राजस्थान तथा पूर्व में विंध्याचल एवं छोटा नागपुर तक विस्तृत थी। यह संपूर्ण क्षेत्र पुरा पाषाण कालीन सांस्कृतिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों एवं आंध्र, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक की सांस्कृतिक क्षेत्र में काफ़ी असमानता है। इस समग्र संस्कृति के दौरान मनुष्य मुख्यतः घाटियों तथा पहाड़ी ढलानों पर नदी के किनारे एवं गुफाओं में रहता था, क्योंकि यहीं पे उसे जो शिकार है वो सुलभ था, इसलिए वो वहाँ पे रहता था। अब जो पुरा पाषाण काल है, उसके पश्चात पहले ये मानते थे कि सीधा ही नव पाषाण काल है, लेकिन 19वीं शताब्दी में उसके उत्तरार्ध में उसका जो अंतिम दौर है, उसमें हमें जब वैज्ञानिकों को फ्रांस के मॉस द एजिल नामक स्थान से कुछ ऐसे उपकरण मिले, जिससे ये धारणा बनी कि पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो उपकरण जो थे, उनसे ये थोड़े से भिन्न है। मतलब पुरा पाषाण काल उपकरणों से वो थोड़े विकसित हैं और नव पाषाण काल से वो थोड़े कम विकसित हैं। सुडौल इतने नहीं, इतने कि नव पाषाण काल के थे। तो लगा कि इनके बीच में भी एक समय रहा होगा और उसे नाम दिया मध्य पाषाण काल। इस युग में वैसे तत्वों का विकास हुआ जिन्होंने नवपाषाण युग में मानव के सामाजिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। भारत में लगभग 8,000 वर्ष पूर्व जो हम मानते हैं कि हिमयुग का समाप्त हुआ, जो होमिनिड जो मानव था वो समाप्त हुआ, हिमयुग समाप्त हुआ और नूतन काल हैलोसीन एज प्रारंभ हुई। उसके बीच में हमें
मध्य पाषाण कालीन संस्कृति देखने को मिलती है, क्योंकि लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहे थे और इन जलवायु परिवर्तनों ने स्वाभाविक संस्कृति को, सभ्यता को प्रभावित किया। अब चूंकि हिमयुग समाप्त हो रहा था और घास से भरे हुए मैदान, अब जंगल उगने प्रारंभ हो गए थे और पुराने मौसमी जल स्रोत सूख गए और एक नए प्रकार की वनस्पति एवं जानवरों का प्रादुर्भाव हुआ। ठंड में रहने वाले विशालकाय जानवर जैसे मैमथ है, जिसे मैमथ से कहते हैं कि हाथी बना, हाथी का उधर विकास हुआ। रेंडियर जो थे, उनकी जगह पे घास खाकर जीवित रहने वाले छोटे जानवर, खरगोश, हिरण, बकरी आदि पैदा हुए और छोटे पशुओं के आखेट के लिए हथियारों की आवश्यकता पड़ी। अतः मानव ने अब लघु पाषाण जो उपकरण है, माइक्रोलिथ, मेगालिथ और माइक्रोलिथ, ये बनाने प्रारंभ किए। छोटे होते हुए भी नए हथियार ज़्यादा उपयोगी एवं सांघातिक शक्ति रखते थे। इनका विकास उच्च पूर्व पाषाणिक ब्लेड परंपरा, मतलब बिल्कुल ही जो धारदार जो थे, उनसे इनका विकास हुआ। इन हथियारों को व्यवहार में लाने के लिए इन्हें लकड़ी के हथों या हड्डी के हथों में नियत किया गया। लघु पाषाणोपरक उपकरण जो थे वो हमें दो प्रकार के मिलते हैं। एक तो है अजामितिक लघु पाषाणोपरक तथा दूसरा जामितिक लघु पाषाणोपरक। इसी प्रकार प्रक्षेपास्त्र तकनीक, या इसको बोलते हैं ना बैलिस्टिक जो मिसाइल हैं, जैसे हम जिसको तीर धनुष भी उसमें कह सकते हैं, अब इनमें उसका विकास हुआ। इस समय के हथियारों में प्रमुख जो हथियार हमें मिलते हैं वो है एकधार फलक, बेदनी छेदन करने वाली, और समलंब चंद्राकार बेदनियाँ। भारत में अनेक स्थलों से इस संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में वीरभानपुर, गुजरात में लंगनाज, तमिलनाडु में टेरी, मध्य प्रदेश में आदमगढ़, राजस्थान में बागोर भीलवाड़ा में है, सराय नाहर, मोरहना पहाड़, महादाहा उत्तर प्रदेश, जो ज़्यादा हमें क्षेत्र मिले हैं वो हमें भारत में मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमुख केंद्र मिलते हैं। इस संस्कृति में हमें अनेक नए तत्व भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब जब घास के मैदान बन गए तो आखेट के साधन बढ़ गए, शिकार बढ़ गया और जनसंख्या में भी अब वृद्धि होने लगी, तथा आखेट को सुगम बनाने के लिए, शिकार को सुगम बनाने के लिए अब मनुष्यों ने क्या किया, छोटी छोटी टोलियां बनानी प्रारंभ की। अब वो टोलियों मतलब धीरे धीरे उसमें सामाजिकता आ रही थी, क्योंकि आवश्यकता थी उससे सामाजिकता की, उसे अब ग्रुप में रहना पड़ता था अपने शिकार के लिए। अब धीरे धीरे टोलियां बनने लगी और अब स्थायी निवास, क्योंकि पहले मानव खाना बदोश था, एक जगह पे रहता नहीं था, भ्रमण करता रहता था, लेकिन अब स्थायी निवास की परंपरा प्रारंभ हुई और धीरे धीरे जब उसे लगा कि अब केवल आखेट से ही, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, आखेट से या शिकार से उसका अब भरण पोषण, जीवन निर्वाह संभव नहीं है, तो उसने अब क्या किया, पशुओं को पालना प्रारंभ किया। पशुओं को केवल मारना ही नहीं है, उन्हें पालो और बाद में उसका जो मांस के रूप में अपना जीवन यापन करो। और उसके पश्चात धीरे धीरे कृषि भी प्रारंभ हुई और अब मिट्टी के बर्तन भी बनने लगे। बागोर जो मध्यकालीन
संस्कृति का क्षेत्र है, राजस्थान में है, उससे हमें जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं उसमें हमें शवों को सुनियोजित ढंग से दफनाने की विधि का पता चलता है। सराय नाहर राय महादा जो उत्तर प्रदेश में है, उससे हमें स्थायी झोंपड़ियों बनाने के प्रमाण मिले हैं। और अब जो है वो संभवतया आपस में संघर्ष का भी प्रमाण मिलता है कि दोनों जो टोलियां जो थी, अलग अलग टोलियां, उनमें आपस में युद्ध भी अब होने प्रारंभ हो गए थे। क्योंकि अब क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति या निजता वो बात आ गई। जब स्थायित्व आया तो ये तेरा ये मेरा, जब ये होने लगा तब क्या हुआ, उस व्यक्तिगत को बनाए रखने के लिए, व्यक्तिगतता को बनाए रखने, निजता को बनाए रखने के लिए आपस में अब संघर्ष होने लगे, मतलब आपस में अब युद्ध भी होने लगे। क्योंकि जो हमें रॉक पेंटिंग्स जो मिली है, शैलाश्रय जो गुफाएं हैं, उनमें जो हमें चित्रकारी मिली है, उसमें हमें शिकार के, युद्ध के और नृत्य के चित्र मिलते हैं। इसलिए संभवतः जैसा मानव की जो परिपाटी रही है जीवन की, वही वो अपने चित्रों में उसको वो उकेरता है। भोजन पकाने के लिए चूल्हा एवं मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। अगर हम बात करें कि भोजन बनाने का, पकाने का, तो पहले आता है कि सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, वो तंदूर का हुआ। और तंदूर के बाद में धीरे धीरे जो चूल्हा बनाना प्रारंभ हुआ। तो मतलब विकास कड़ी में पहले तंदूर है और फिर चूल्हे का नंबर आता है। लंगनाज जो जगह है गुजरात में है, वहाँ से हमें हाथ द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मतलब अभी तक जो है वो चाक का आविष्कार नहीं हुआ था। इस प्रकार इस युग में हमें पशुपालन एवं आरंभिक कृषि के विकास के प्रमाण मिले हैं। यह जो युग है वो भारत में करीब 4000 वर्षों तक, 4000 ईसा पूर्व तक जो है वो ये बना रहा। मतलब 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व का जो काल है वो भारत में मध्य पाषाण काल हम मानते हैं। अब मध्य पाषाण काल के बाद, क्योंकि पहले नियोलिथिक चीज के बारे में जानकारी मिल चुकी थी, वो जो काल है वो कहलाता है नवपाषाण काल। मतलब पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल का मतलब क्या कि इस दौर में जो मानव है, वो पहले जो मानव क्या था, वो मानव था भोजन संग्राहक, फूड कलेक्टर था। अब वो भोजन उत्पादक या प्रोड्यूसर बन गया, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, उसका आवास अब स्थायी होने लगा, संपत्ति की बात आ गई, निजता आ गई, और उनमें जब युद्ध होना भी प्रारंभ होने लगा आपस में, तो अब मानव को भोजन उत्पादक बनना पड़ा। वस्तुतः मनुष्य ने सुचारू रूप से कृषि कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए इस काल को हम क्या बोलते हैं, नवपाषाण युग मानते हैं। गार्डन चाइल्ड जो पुरातत्व शास्त्री थे, सिंधु सभ्यता के बारे में भी उन्होंने अपनी धारणाएं दी है। उनका विचार था कि नवपाषाण काल जो है उस संस्कृति का उद्भव पश्चिमी एशियाई, जो हमारा जो एशिया है ये दक्षिणी एशिया है, और पश्चिमी एशिया में इराक, ईरान जो ये इलाके हैं ये आते हैं। उसका जो धान युक्त क्षेत्र जो है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा उपजाऊपन था, वह क्षेत्र संभवतया इस संस्कृति का प्रारंभिक बिंदु रहा होगा, और वहीं से यह संस्कृति विश्व के अन्य भागों में फैली। परंतु जो आधुनिक अन्वेषक हैं, जिन्होंने बाद में और खोजें की, उनसे ये सिद्ध होता है कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में अनेक इलाके सर्वथा स्वतंत्र रूप से अपने अपने यहाँ के प्रमुख फसलों के सहारे खाद्य उत्पादन की अवस्था में पहुँच गए थे। क्योंकि सब जगह जैसी जैसी आवश्यकताएं हुई, वो वैसे वैसे वहाँ पे जो फसलें वहाँ उत्पन्न होती थी,
उनका उन्होंने उत्पादन वहाँ करना प्रारंभ किया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक इलाके से ही ये पूरी संस्कृति फैली है। विभिन्न इलाकों में एक साथ ही ये संस्कृतियाँ, सभ्यताएं पनपी और फैली। भारत में नवपाषाण कालीन जो बस्तियां हैं, उनमें सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण जो वर्तमान में अब जो है वो चला गया है, पाकिस्तान चला गया है, वो इलाका मेहरगढ़ में मिलता है हमें, जो अभी जो बलूचिस्तान और सिंध जो है उसकी सीमा के पास में स्थित है। और संभवतया इस जगह पर 7000 ईसा पूर्व में ही कृषि उत्पादन आरंभ हो चुका था। यहाँ से 5000 ईसा पूर्व में ही गेहूं और जौ की विभिन्न प्रजातियों की उगाए जाने का हमें प्रमाण मिला है। जो हमें बीज मिले हैं पुरातात्विक खुदाई में, उसे हमने सिद्ध किया है इतिहासकारों ने कि यहाँ पे अगर हम भारत में बात करें या एशिया की बात करें तो यहाँ पे कृषि उत्पादन प्रारंभ हो चुका था। इसी प्रकार कश्मीर में बुर्ज होम, पाकिस्तान में स्थित किली गुल मोहम्मद जो क्वेटा घाटी में है, क्वेटा बलूचिस्तान की राजधानी है। इसी तरह बलूचिस्तान में राना घुंडई, रावलपिंडी के पास में सराय खोला, बिहार में स्थित चिरांद, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडिकल, संगनकलू, ये सारे जो है वो कर्नाटका में है। मास्की अशोका में अभिलेख मिला है। उटनूर, पिकलीहल ये आंध्र प्रदेश में है। और पयमपल्ली तमिलनाडु से हमें नवपाषाण कालीन बस्तियों के अवशेष मिले हैं। ये सभी वो इलाके थे जहाँ पे खेती की सुगमता थी, खेती करने के लिए जहाँ पे एक सुगम जलवायु परिस्थितियाँ थी, वहाँ पर ये सभ्यता पनपी। राजस्थान में अगर हम बात करें तो कालीबंगा, उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा से कृषि के प्रमाण एवं असम और मेघालय से नवपाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। इन सभी स्थलों में विकसित बलूचिस्तान और सिंध की नवपाषाण कालीन संस्कृतियाँ थी, जिन्होंने ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की तथा आगे चलकर हड़प्पा संस्कृति के शहरी स्वरूप को प्रभावित किया। मतलब जो हड़प्पा में जो डेवलपमेंट हुआ बाद में, उसका प्रारंभ क्या है, मेहरगढ़, और वहाँ से सरकते सरकते वो पश्चिम से पूर्व की ओर जब वो आगे बढ़े तो यहाँ पे आके वहाँ पे हमें एक विकसित सुव्यवस्थित सभ्यता और संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृतियाँ 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं मानी जाती है। अब नवपाषाण कालीन जो हमें हथियार मिले हैं, उपकरण मिले हैं, वो अब सुडोल थे। उन्हें पालिश करके चमकदार बनाया गया। उनमें हमें हत्था लगाने की भी व्यवस्था मिलती है, क्योंकि अब कृषि जो है वो प्रधान व्यवसाय की ओर बढ़ रहा था। बढ़ईगिरी के कार्य में भी हमें एक व्यवस्थित उपकरण चाहिए, औजार चाहिए। पत्थर के हंसियानुमा औजार फसल काटने के लिए बनाए गए तथा अनाज पीसने एवं कूटने के लिए ओखली एवं मूसल बनाए गए। हड्डी एवं सींग से छेनी, छुरी, सुई, दांतों वाले कंगे, मछली का जाल बनने का सुआ, कांटेदार बर्छी इत्यादि अब बनने प्रारंभ हुए। इन उपकरणों को हमें देखने से लगता है कि नवपाषाण कालीन संस्कृति में कृषि के साथ साथ हमें नवीन शिल्प देखने को मिलते हैं कि धीरे धीरे अब इन शिल्पों का भी उदय हो रहा है। मिट्टी के बर्तन बनाने, उसे पकाने, रंगने, मिट्टी की मूर्तियाँ, खिलौने एवं आभूषण बनाने का भी ज्ञान लोगों ने प्राप्त किया। हड्डी और पत्थर से भी आभूषण बनाए गए। इस तरह धीरे धीरे नवपाषाण कालीन संस्कृति एक विकसित
संस्कृति की ओर अग्रसर हो रही थी। भारत में जो कश्मीर में बुर्जहोम की संस्कृति जो थी, जो नवपाषाणकालीन संस्कृति थी, वह इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी। यहाँ के निवासी अभी भी जो है वो गर्त गृहों में, मतलब अंदर जो है जमीन अंदर जो है वो उस पिट्स में रहते थे और उनमें उतरने के लिए उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई थी। दीवारों में आले बने हुए थे, प्रवेश द्वार के पास चूल्हे थे और हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तन तथा हड्डी के उपकरण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार जो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश है, वहाँ से हमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। पूर्वी भारत में सबसे जो महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल मिला वो हमें बिहार में छपरा के निकट चिरांद है और यहाँ से हमें चावल, गेहूँ, जौ, मूंग, मसूर इत्यादि की खेती के प्रमाण मिलते हैं। अगर पशुपालन की बात की जाए तो उसमें भैंस, भेड़, सूअर, कुत्ता तथा आखेट एवं मछली पकड़ने के व्यवसाय का भी हमें वर्णन मिलता है। अब जो मानव है वो मानव अब जो है वो कलात्मक मानव था, सौंदर्य प्रेमी मानव था और उसने वस्त्र बुनने, पत्थरों से आभूषण तैयार करने, मूर्तियां बनाना और खिलौने बनाना भी उन्होंने अब सीख लिया था। बुर्जहोम के अतिरिक्त चिरांद ही ऐसा नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ से बड़ी संख्या में हमें अस्थि उपकरण मिले हैं। यहाँ के निवासी सरकंडों और मिट्टी से बने घरों में रहते थे। चिरांद की नवपाषाणकालीन संस्कृति का विकास स्थानीय तत्वों द्वारा हुआ, बाहरी प्रभाव से नहीं, परंतु असम और मेघालय की नवपाषाणकालीन संस्कृति संभवतः दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो तत्व हैं, दक्षिण पूर्वी जो एशिया जो देश हैं, जिसमें बर्मा है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, लाओस है, ये सारे जो देश हैं इनकी संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा। लेकिन जो चिरांद जो है वो अपने आप में एक व्यक्तिगत उसका डेवलपमेंट हुआ। इस तरह से हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो बर्बर जो मानव जो था, जो असभ्य जो मानव था, जो मूढ़ जो मानव था, होमोनिड जो मानव था, वो किस तरह से धीरे धीरे पाषाण काल से बढ़ता हुआ पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तक पहुंचा। और इसके साथ साथ अब वो मानव क्या बन गया? वो मानव अब मूढ़ मानव नहीं रहा, वो मानव अब ज्ञानी मानव बन चुका था, होमो सैपियन बन चुका था और भोजन संग्रह के स्थान पर वो भोजन उत्पादक मानव बन गया। अब उसने पशुपालन और कृषि को अपने जीवन निर्वाह का साधन बना लिया।